नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट। मैं हूं आशित त्यागी। आज पेश कर रहे हैं खास रिपोर्ट। आज हम आपको गाज़ियाबाद की बदहाली की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर गाज़ियाबाद का तकरीबन भाजपा का हर कार्यकर्ता शर्म महसूस करेगा। हम बात कर रहे हैं गाज़ियाबाद नगर निगम की। वर्ष 1994 में गाज़ियाबाद नगर पालिका को अपग्रेड किया गया था और वर्ष 1995 में गाज़ियाबाद नगर निगम बनने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। गाज़ियाबाद नगर निगम का पहला चुनाव वर्ष 1996 को हुआ था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश चंद्र गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। गाज़ियाबाद नगर निगम के पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार दिनेश चंद्र गर्ग को जीत मिली और नगर निगम बोर्ड में भी भाजपा का बहुमत था, मतलब ज़्यादातर पार्षद उन्हीं के जीते थे। गाज़ियाबाद नगर निगम का दूसरा यानी अगला चुनाव जो हुआ वर्ष 2000 में हुआ। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश चंद्र गर्ग ही थे और उन्होंने फिर से जीत दोहराई, दोबारा गाज़ियाबाद के मेयर बने और बोर्ड में अभी भी बहुमत भाजपा का ही था। तीसरा चुनाव वर्ष 2006 में हुआ। उस वक्त गाज़ियाबाद नगर निगम की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई थी। भाजपा ने दमयंती गोयल को उतारा था। दूसरा बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी की तरफ से था, लेकिन इस चुनाव में भी दमयंती गोयल ने जीत हासिल की और भाजपा हैट्रिक कर गई। 3 लगातार चुनाव भाजपा जीत चुकी थी और बोर्ड में अभी भी दबदबा भाजपा का ही था। अगला चुनाव वर्ष 2012 में हुआ। गाज़ियाबाद नगर निगम मेयर की सीट इस बार महिला से हटकर ओबीसी पुरुष के लिए आरक्षित कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दावेदारों को दरकिनार करते हुए अपने वृद्ध और वरिष्ठ नेता तेलराम काम्बोज पर दाव खेला। तेलराम काम्बोज राजनीति में बहुत मंझे हुए खिलाड़ी नहीं थे, हालांकि भाजपा से वो जनसंघ के समय से जुड़े हुए थे, लेकिन सक्रिय राजनीति में थोड़ा कम दिखाई दिया करते थे। लेकिन उन्होंने भी चमत्कार किया और भारतीय जनता पार्टी को मेयर के चुनाव में फिर से जीत दिलाई। यहाँ इस बार समाजवादी पार्टी के सुदन रावत से भाजपा को कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन जीत फिर भी भाजपा की ही हुई। तेलराम काम्बोज अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। गाज़ियाबाद नगर निगम में पहला उपचुनाव हुआ। भाजपा ने इस बार आशु वर्मा को मैदान में उतारा। आशु वर्मा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को शिकस्त दी और एक बार सीट फिर से भाजपा की झोली में लाकर घेर दी। वर्ष 2017 आ गया। उत्तर प्रदेश में निजाम बदल चुका था। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी थी। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। उसके बाद हुआ गाज़ियाबाद का नगर निगम चुनाव। सीट फिर से महिला को आरक्षित कर दी गई थी। भाजपा की 2 बार की पार्षद आशा शर्मा टिकट की प्रबल दावेदार थी। भाजपा ने टिकट उन्हें दिया और उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी कांग्रेस की डोली शर्मा को एक बड़े अंतर से हराया। इस तरह तकरीबन 27 साल बीत गए। वर्ष 1996 से लेकर 2022 तक 6 चुनाव नगर निगम मेयर के सीट पर हुए और 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। चुनाव होते रहे, मेयर सीट पर चेहरा बदलता रहा, मगर नहीं बदला तो गाज़ियाबाद का सूरत हाल। हम गाज़ियाबाद नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला शहरी क्षेत्र है जिसमें अधिकतर पुराना गाज़ियाबाद है। इसके अलावा लोहिया नगर से लेकर गोविंदपुरम, राजनगर, कविनगर तमाम एरिया आता है। मेरठ रोड का एरिया इसमें आता है। इस इलाके में नगर निगम के 43 वार्ड आते हैं। दूसरा बड़ा एरिया है हिंडन पार्क का, जिसे हम साहिबाबाद क्षेत्र कहते हैं। इसमें 45 वार्ड नगर निगम के हैं। तीसरा जो एक हिस्सा है, एक बड़ी आबादी वाला एरिया है जिसको हम लाइन पार्क क्षेत्र से नाम से जानते हैं, उसमें 12 वार्ड नगर निगम के आते हैं। शहर में राजनगर, कविनगर, शास्त्री नगर, चिरंजीवी विहार जैसे कुछ पॉश इलाके हैं जिनकी हालत ठीक कही जा सकती है, मगर घूकना, नंदग्राम, गोविंदपुरम, सदरपुर, मोर्टा, दुहाई आदि तमाम ऐसे इलाके हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। यही हाल हिंडन विहार का भी है। यहाँ वैशाली, कौशाम्बी, वसुंधरा, राजेंद्र नगर जैसे कुछ एरिया को छोड़ दें तो ज़्यादातर क्षेत्र में समस्याओं की भरमार है। पीने के पानी की दिक्कत तो हिंडन पार्क के पॉश इलाकों में भी बनी हुई है। लाइन पार्क का तो बुरा ही हाल है। ये समझिए कि पूरे के पूरे 27 साल गाज़ियाबाद नगर निगम में लाइन पार्क क्षेत्र के साथ सोतेलापन होता रहा।
यहाँ के ज़्यादातर वार्डों में पानी और सीवर की लाइन तक नहीं है। यूँ मानिए कि गाज़ियाबाद नगर निगम के अधिकतर वार्ड आज भी उसी हालत में हैं जैसे 27 साल पहले थे। कूड़े के ढेर, पीने के पानी की किल्लत, बदहाल पड़े पार्क, अंधेरी सड़कें, हमेशा भरे रहने वाले नाले, सड़कों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, डेयरी व्यवसाय जैसी तमाम समस्याएं हैं जिनका समाधान न 1996 में था और न 2022 में है। ऐसे हालात में भाजपा के कार्यकर्ता अपने किस मेयर को जिम्मेदार ठहराएंगे, ये सवाल तो भाजपा ही बता सकती है। अब 2017 के हिसाब से गाज़ियाबाद नगर निगम को समझिए। गाज़ियाबाद नगर निगम का क्षेत्रफल 210 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें 100 वार्ड हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा ने 61 वार्डों में जीत हासिल की थी। कांग्रेस 15 पर, बसपा 12 पर जीती थी। सपा बहुत कम सीट जीत पाई थी, लेकिन बाद में कुछ पार्षदों ने दल बदल लिए और स्थिति कुछ इधर उधर हुई, लेकिन बहुमत में भाजपा ही रही। भाजपा का बोर्ड में बहुमत आज भी बरकरार है। 2017 के गाज़ियाबाद नगर निगम के चुनाव में गाज़ियाबाद में कुल मतदाताओं की संख्या 13,58,145 थी। इनमें 7,41,957 पुरुष और 6,17,188 महिलाएं थीं। अब गाज़ियाबाद नगर निगम चुनाव के लिए वोट बनने का काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वोटों के इस आंकड़े में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ये समझिए कि कैसे भाजपा के मेयर और सरकार गाज़ियाबाद की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। ये तो आप समझ ही गए कि जिस दिन से गाज़ियाबाद नगर निगम का गठन हुआ है, यहाँ मेयर की सीट भाजपा के पास ही रही है, आज भी है। तो नैतिक तौर पर इस 2.5 दशक के बाद भी गाज़ियाबाद की बदहाली की पहली जिम्मेदारी भाजपा के मेयरों की बनती है। हम सभी जानते हैं, सुना है हमने कि गाज़ियाबाद का नगर निगम का खजाना खाली है, लेकिन क्यों खाली है ये भी समझिए। गाज़ियाबाद नगर निगम एक संस्था ऐसी है जिसका आय का स्रोत केवल हाउस टैक्स, वाटर टैक्स है, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा गाज़ियाबाद में होने वाली रजिस्ट्री का कुछ परसेंट 1.5 से 2% तक अवस्थापना निधि के नाम पे शासन के पास होता है, जो शासन को नगर निगम को देना होता है। गाज़ियाबाद नगर निगम का यूपी सरकार पर 500 करोड़ के करीब बकाया है। आप समझिए, ये राशि बकाया है, ना तो सरकार से लोन लेना है और ना अनुदान लेना है। ये गाज़ियाबाद नगर निगम का अपना हक है, जिसे यूपी सरकार दाबे बैठी है और दे नहीं रही है। अवस्थापना निधि की एक किस्त 150 करोड़ की आई थी 2015-16 में, तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी और तब से अब तक अवस्थापना निधि का कोई पैसा नहीं आया है। इस दौरान तमाम गाज़ियाबाद में मेयर जो रहे हैं, या 17 से ही मान ले तो 17 से मेयर आशा शर्मा भाजपा की रही हैं, वो अपनी ही सरकार से, अपनी ही पार्टी की सरकार से गाज़ियाबाद नगर निगम का पैसा नहीं ला पाई है। जो निगम का अपना पैसा है और सरकार उस पैसे को रिलीज़ कर दे तो नगर निगम के काफ़ी कष्ट मिट सकते हैं। मैंने एक प्रयास किया, गाज़ियाबाद नगर निगम की व्यवस्था, भाजपा के मेयर, बोर्ड में भाजपा का बहुमत और 27 साल बाद भी गाज़ियाबाद की यह हालत। सवाल मेरा ये है कि वर्ष 2022 का नगर निगम चुनाव हमारे सामने है, अगले 2-3 महीने में चुनाव हो जाएगा। भाजपा किस मुंह से गाज़ियाबाद शहर में वोट मांगने निकलेगी, क्या कहेगी, कौन से विकास कार्य कराएगी, और वो विकास कार्य 27 साल में क्यों नहीं हुए? और मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी या आने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार इस सवाल का जवाब देना चाहेगा। ये भाजपा का राज का कमाल है कि 27 साल बाद गाज़ियाबाद नगर निगम बेहाल है। आपके अपने वार्ड की कुछ समस्या होंगी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आपके वार्ड की समस्या 10 साल से ज़्यादा बनी हुई है, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, हम उसको अपनी रिपोर्ट में दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब नज़र डालते हैं आज के बुलेटिन पर। गाज़ियाबाद की पहली हमारे आज के बुलेटिन की न्यूज़ कारगिल युद्ध के शहीद से जुड़ी हुई है। गाज़ियाबाद के शास्त्री नगर में रहने वाले कैप्टन GS सूरी कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। हर साल उनकी शहादत को याद करते हुए 9 नवंबर को शास्त्री नगर पार्क में कार्यक्रम किया जाता है। आज भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें गाज़ियाबाद के तमाम नागरिकों ने सेना के अधिकारियों के साथ शहीद को याद किया और श्रद्धासुमन अर्पित किए। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन बिरसा मुंडा को सफलतापूर्वक अंजाम देने के दौरान
देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले गाजियाबाद के महावीर चक्र विजेता कैप्टन GS सूरी की शहादत दिवस पर कैप्टन सूरी मेमोरियल ट्रस्ट व एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद के पिता कर्नल TPS सूरी, मां सुरजीत कौर, महापौर आशा शर्मा, एक्स कर्नल बिहार रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल गोविंद सिंह चंदेल, 12 बिहार रेजिमेंट के कर्नल राजीव झा, मेजर पार्थ चंदेल, केंद्रीय मंत्री व पूर्व जनरल VK सिंह की सुपुत्री मृणालिनी सिंह सहित अनेक गणमान्य लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बहुत नाज है हमें ऐसे शहीदों पर, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाऊं, जिस पथ जावे वीर अमर। मुझे ये कवि की पंक्ति बिल्कुल चरितार्थ नजर आती है। एक ऐसी उम्र में एक ऐसी दीवानगी देश के प्रति, भारत माता की आन बान और शान के प्रति, जब बच्चे या बच्चों के परिवार वाले एक सपना देखते हैं और ऐसे मेरे बेटे, ऐसे मेरे लाल हंसते हंसते अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, पूरा भारत वर्ष ऐसे बच्चों पर गर्व करता है। क्या दे सकते हैं हम ऐसे बच्चे, ऐसे शहीदों को इस तरह के छोटे आयोजन कर उन्हें मान सम्मान देकर। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्रों व NCC कैडेटों ने शहीद को नमन करते हुए देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। शहीदों को नमन इस कार्यक्रम को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। कार्यक्रम के उपरांत शहीद परिवारों, सेना व NCC के अधिकारियों व स्कूलों को प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ग्रेटर नोएडा के NTPC का मामला, किसानों के साथ विवाद का मामला लगातार जारी है। आंदोलन के 10वें दिन आज किसानों ने पैदल मार्च किया। ये पैदल मार्च LG चौक से शुरू हुआ और कलेक्ट्रेट पर जाकर समाप्त हुआ, जहां किसानों ने महापंचायत में की। NTPC दादरी के खिलाफ भारतीय किसान परिषद द्वारा जारी धरना प्रदर्शन के 10वें दिन किसानों ने LG चौक से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंचायत की और जेल में बंद किसान नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि NTPC से प्रभावित किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए व झूठे मुकदमों में फंसाए गए किसानों को तत्काल रिहा किया जाए। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अगली खबर भी नोएडा से है। यहाँ एक फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। गिरोह की सरगना एक महिला पुलिसकर्मी बताई जा रही है, जो यूपी पुलिस की है और शामली में तैनात है। बताया जाता है कि ठगी के इस काम में उसका पति भी उसके साथ था। पति को भी गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने यूपी पुलिस की एक महिला कांस्टेबल को अपने पति और साथियों के संग मिलकर ठगी करने के लिए फर्जी कॉल सेंटर चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह गिरोह लैप्स हुई इंश्योरेंस पॉलिसी की सेटलमेंट के नाम पर ठगी करते थे और पैसे को कई गुना बढ़ाकर रिकवर कराने के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इनके साथ इस प्रकरण में शामिल 3 लोग अन्य गिरफ्तार हुए हैं और इनकी वाइफ जो महिला अभियुक्ता है प्रियंका, वो भी गिरफ्तार हुई क्योंकि उनके अकाउंट में ये फ्रॉड का पैसा लगभग 12.5 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे। इसमें साथ में एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जितेंद्र जीतू, जो कॉलिंग एजेंट बन करके लोगों को कॉल करा करते थे। विशाल त्यागी एक गिरफ्तार हुए हैं जो क्लाइंट की डिटेल्स प्रोवाइड करते थे, और एक हरेंद्र नाम के व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जो इनको अपने शरण में छिपा करके रखते थे। पुलिस जब भी इनको पकड़ने जाती थी तो इनको एक आश्रय प्रोवाइड करते थे। पुलिस ने बताया कि 2 साल में यह आरोपी BHEL से रिटायर्ड अधिकारी से 80 लाख रुपए ठग चुके हैं। आरोपी महिला कांस्टेबल शामली में तैनात हैं। वह अपने पति दीपक के साथ मिलकर गैंग चलाती हैं। पुलिस जांच में सहारनपुर में तैनात एक पुलिसकर्मी के शामिल होने का खुलासा हुआ है। मुकदमा अपराध संख्या 396/22 दर्ज हुआ था, जिसमें वादी अशोक शर्मा जी थे। इनके द्वारा बताया गया था कि
इनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी और उसमें एक बीमा लोकपाल बन करके इनके पास एक कॉल आती है, फ्रॉडुलेंट कॉल आती है, जिसमें पैसे उनको रिकवरी कराने के नाम पे उनके जो पॉलिसी के पैसे थे वो उनसे ठग लिए गए थे। लगभग 80 लाख रुपए की उन्होंने बताया था कि ठगी उनसे हुई है। पुलिस को जब ये कंप्लेन मिली थी, इसमें गहनता से जांच करी गई और इस कंप्लेन में कुछ व्यक्तियों के नाम और नंबर सामने आए। जब उनकी तलाश की गई तो जो मुख्य अभियुक्त इस पूरे प्रकरण में सामने आए, उनका नाम दीपक कुमार है, जो पहले एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर चुके हैं और इनके पास कई लोगों का इंश्योरेंस का डेटा इनके पास मौजूद था। इन्होंने ही एक और व्यक्ति से अशोक शर्मा जी का एक क्लाइंट का डेटा ले करके पूरा ये षड्यंत्र रचा और इनको कॉल करके इनके जो लगभग 80 लाख रुपए थे वो विभिन्न बैंकों में इनके द्वारा ट्रांसफ़र किए गए और उसके बाद उस जो पैसे ट्रांसफ़र किए उसको निकाल करके उसका उपयोग करा और अपने घर और परिवार के लिए संपत्ति, गाड़ी और मोटरसाइकिल इनके द्वारा उस पैसे से खरीदी गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फ़ोन, 6 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 5 डायरी, 4 डेटा शीट, 2 मोहरे तथा 2 आधार कार्ड बरामद किए हैं। गैंग ने करोड़ों रुपए की ठगी की बात स्वीकार की है। चर्चा है कि इस गैंग में और भी बड़े पुलिस अधिकारी शामिल हो सकते हैं। जांच के बाद इसका खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में किसानों ने गोविंदपुरम अनाज मंडी पर प्रदर्शन किया। उन्होंने गेट पर घेराव कर लिया, गेट को बंद कर दिया। इस दौरान लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और गेट को खुलवा दिया, उनको वहाँ से हटाया। किसानों का आरोप है कि धान की खरीद में अधिकारी अनियमितता बरत रहे हैं। भारतीय किसान संगठन एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान संगठन एकता जिंदाबाद, अपना हक। गाजियाबाद की गोविंदपुरम अनाज मंडी में अनियमितताओं के विरोध में आज भारतीय किसान संगठन एकता के बैनर तले किसानों ने अनाज मंडी के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन के कारण अनाज मंडी का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों से सांठगांठ कर मिल संचालक मनमर्जी दामों में किसानों की फसल खरीदकर महंगे दामों में बेच रही हैं। किसानों की पहले तो जो है बिन मौसम बरसात ने किसानों की जो फसल है वो बर्बाद कर दी। उसके बाद KRB मिल व आड़ती और प्रशासन की मिली भगत से किसानों को यहाँ लूटा जा रहा है। आने पौने दामों में किसानं की जो है धान खरीदी जा रही है। किसान को 2-3 दिन यहाँ मंडी में पड़े रहते हैं, उसके बाद उसको कोई उसका भाव नहीं मिल पा रहा। जो आसपास की मंडी है, हापुड़ है, दादरी है और जो मंडी है उनमें किसानों को अच्छा भाव 4000 से ऊपर का भाव उन किसानों को मिल रहा है। और यहाँ पर किसानों के धरने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को वहां से हटा दिया। हालांकि इसको लेकर किसानों और पुलिस के बीच बहस भी हुई, लेकिन पुलिस ने किसानों को गेट पर बैठने नहीं दिया। एक मुंजी 3000 को बेचती है, परसों 2000 को बेचती है। कितना अत्याचार कर रहे हैं किसान के साथ? 2000 जब आ गई 1000 रुपए का। पुलिस की इस कार्रवाई से किसानों में खासी नाराज दिखे। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा बुलेटिन और ख़ासकर भाजपा के राज का कमाल 27 साल गाजियाबाद बेहाल कैसा लगा, हमें अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आपको पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, आपको जानकारी अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।